नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। हेलो, क्या मैं रवनीत मैम से बात कर सकता हूं? मोबाइल फोन पर किसी पुरुष की रौबदार आवाज उभरी। यस, हाँ बोलिए। दूसरी ओर से किसी युवती ने खनकती आवाज में पूछा। मैम, मैं जयपुर से आया हूँ, मेरा नाम करण है, करण शर्मा। उसी रौबदार आवाज में पुरुष ने कहा। दरअसल मैं जयपुर में एक मीडिया हाउस में काम करता हूँ। मेरे दोस्त ने रवनीत मैम का नंबर दिया था, इसलिए फोन किया है। मैं रवनीत बोल रही हूँ, उसी खनकती आवाज में उस युवती ने कहा। मैम, मैं आपके कोचिंग सेंटर में अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। करण ने फोन करने का मकसद बताया। ठीक है, आप कोटा आए और सीधे कोचिंग सेंटर पर आ जाए, मुलाकात हो जाएगी, उस युवती ने कहा। मैम, मैं आज जयपुर से इसी काम के लिए कोटा आया हूँ, आप कहे तो मैं अभी आ जाऊं, करण ने गुजारिश करने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, अभी 1 बजा है, आप ऐसा कीजिए 2 बजे तक आ जाइए, इतनी देर में मैं लंच कर लेती हूँ, रवनीत ने कहा। ओके मैम, करण ने कहा। ये जनवरी 2017 की बात है। रवनीत कोटा के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पब्लिक रिलेशन का काम करती थी। इस इंस्टीट्यूट में आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे काम करते करते उसे अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन अपनी खूबसूरती और अच्छी अंग्रेजी में लच्छेदार बातें करने की वजह से वो इतने कम समय में ही कोचिंग संस्थान के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। करण जैसे मीडिया पर्सन का फोन आना रवनीत के लिए रोजाना की तरह सामान्य बात थी। उस समय दोपहर का 1 बज चुका था। रवनीत लंच खत्म करके बैठी ही थी कि उसके कैबिन में एक हैंडसम आदमी दाखिल हुआ। उसके साथ एक युवती भी थी। अंदर आते ही उस आदमी ने कहा, हेलो रवनीत मैडम, मेरा नाम करण है। ओ यस, करण फ्रॉम जयपुर, रवनीत ने सवाल किया, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही बोली, प्लीज सिट। रवनीत जी, मैं आपके कोचिंग में अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया हूँ, करण ने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा। वैसे मैं जयपुर के एक मीडिया हाउस में काम करता हूँ। पीआर में आप जैसा स्मार्ट चेहरा कम ही होते हैं। आपका चेहरा देखकर मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको जयपुर में कहीं देखा है। करण की इस बात पर रवनीत एकदम से हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, जयपुर में? हाँ, दरअसल मैंने जयपुर में पढ़ाई की थी ना, शायद तभी कहीं देखा होगा। रवनीत को परेशान देखकर करण समझ गया कि वो सही ठिकाने पर पहुंच गया है। जिस रवनीत की तलाश में वो 10 दिनों से भटक रहा था, वो यही रवनीत है। करण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा नाम करण शर्मा नहीं, मैं एसओजी का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साथ ये महिला भी पुलिस इंस्पेक्टर है। रवनीत, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुमने बहुत लोगों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों रुपए वसूले हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रवनीत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ा रो लेने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए कहा, सर, मैंने अब ये सब छोड़ दिया है। उन बदमाशों ने मुझसे चीटिंग की थी, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। इन बातों को काफी समय हो गया है। अब मैं शांति की जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना। कहकर दोनों पुलिस अधिकारी रवनीत को हिरासत में लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर ले आए और वहां खड़ी गाड़ी में बैठाकर अपनी टीम के साथ सीधे जयपुर के लिए चल पड़े। कोटा से जयपुर तक के लंबे सफर में रवनीत गुमसुम बैठी रही। जयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए रवनीत से उस दिन पूछताछ नहीं की जा सकी। अगले दिन सुबह एसओजी के अधिकारियों ने रवनीत से पूछताछ शुरू की। अधिकारियों ने उससे कहा कि वो इस बात को ठीक से जान ले कि पुलिस को उसके पूरे गिरोह का पता चल चुका है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, इसलिए वो खुद ही बता दे कि उसने किन किन लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसकर उनसे कितनी रकम ऐठी है। इस काम में उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। रवनीत की कहानी जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि पुलिस को उसके बारे में कैसे पता चला। 12 मई 2015 को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सेंट्रल स्पाइल स्थित अलंकार प्लाजा के सामने दिन दहाड़े 34 साल के हिम्मत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर 2 थे और मोटरसाइकिल से आए थे। हिम्मत सिंह हरमाड़ा थाने का स्ट्रीट सीटर था।
वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता था और जयपुर के राजपुरा हरमाड़ा के लक्ष्मी नगर में परिवार के साथ रहता था, जबकि वो मूल रूप से सिक्कर के राजपुरा गांव का रहने वाला था। बेनाड रोड पर मां भगवती प्रॉपर्टीज के नाम से उसने अपना ऑफिस बना रखा था। थाना पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई तो इस मामले की जांच एसओजी को सौंप दी गई थी। हिम्मत सिंह की हत्या के आरोप में करीब 1.5 साल बाद दिसंबर 2016 के दूसरे हफ्ते में एसओजी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक जयपुर के तिलक नगर का रहने वाला आनंद सांडलिया था और दूसरा उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला अनुराग चौधरी। अनुराग चौधरी जयपुर के विद्युत नगर में रहता था। दोनों से पूछताछ में पता चला कि हिम्मत सिंह की हत्या राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह ने कराई थी। आनंद और अनुराग उसके सहयोगी थे। हिम्मत सिंह की हत्या जयपुर में हरमाड़ा के पीछे माचड़ा में एक जमीन पर कब्जे को लेकर की गई थी। इस जमीन पर हिम्मत सिंह की नजर थी, जबकि आनंदपाल की नजर पहले से ही उस जमीन पर थी। आनंदपाल के इशारे पर ही उसके गिरोह के लोगों ने हिम्मत सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस आनंद और अनुराग से आनंदपाल और उसके गिरोह के बारे में पूछताछ कर रही थी। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने एक नया खुलासा हुआ। आनंद ने पुलिस को बताया कि जयपुर में एक ऐसा भी गिरोह सक्रिय है जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करता है। इस काले धंधे में सारे बड़े लोग शामिल हैं। बड़े लोगों से मतलब वे लोग हैं जो समाज में प्रतिष्ठा की नजर से देखे जाते हैं। इस गिरोह में कुछ वकील, पुलिस वाले, प्रॉपर्टी व्यापारी और फर्जी पत्रकार भी शामिल है। ये गिरोह खूबसूरत लड़कियों की मदद से रईस लोगों को ब्लैकमेल करता है। इसी गिरोह के शिकार बने डॉक्टर सुनील सोनी की शिकायत पर जांच करते हुए एसओजी ने 24 दिसंबर 2016 को इस हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा किया। एसओजी ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की गई तो गिरोह में शामिल लड़कियों के बारे में पता चल गया। इन्हीं लोगों से गिरोह की एनआरआई लड़की रवनीत कौर उर्फ रूबी के बारे में पता चला था। इसके अलावा एक लड़की कल्पना जो उत्तराखंड की थी। इसके बाद एसओजी इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में जुट गई। धीरे धीरे लोग पकड़े भी जाने लगे। एसओजी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से कल्पना को गिरफ्तार करके जयपुर ले आई थी। पूछताछ में कल्पना ने बताया कि गिरोह ने उसकी मदद से कई लोगों को अपने जाल में फंसकर मोटी रकम ऐंठी थी। कल्पना से पूछताछ के बाद राजस्थान आरसी के कांस्टेबल हरि किशन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने गिरोह के लिए उत्तराखंड से अन्य कई लड़कियों को बुलाया था। कल्पना को भी वही लाया था। गिरोह ने कल्पना को इस काम के लिए जो रकम देने का वादा किया था वो रकम उसे नहीं मिली थी। इसके बाद उसने गिरोह के सदस्य एक वकील को दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी दी थी। इससे घबराए वकील ने कल्पना से सन 2015 में आमेर के एक मंदिर में शादी कर ली थी। वकील से शादी के बाद भी गिरोह कल्पना से हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग की वारदातों का काम लेता रहा। कल्पना की गिरफ्तारी के बाद एसओजी का दल एनआरआई लड़की रवनीत कौर की तलाश में जुट गया। लेकिन समस्या ये थी कि अब तक रवनीत का गिरोह से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिससे वो गिरोह से अलग हो गई थी। एसओजी को कहीं से जानकारी मिली कि रवनीत कोटा में है। जांच अधिकारियों को उसके फेसबुक अकाउंट का भी पता चल गया था। इसके बाद एसओजी ने रवनीत के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। उसका नंबर मिल गया तो एसओजी की टीम कोटा पहुंच गई और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने रवनीत को जयपुर के मीडिया कर्मी करण के नाम से फोन किया। रवनीत कौर उर्फ रूबी से पूछताछ पे उसकी जो कहानी सामने आई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। 27 साल की रवनीत कौर हांगकांग में पैदा हुई थी। उसके पिता पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले थे। वो कारोबार के सिलसिले में हांगकांग गए थे। वहाँ उनका काम धंधा जम गया था और वहीं उन्होंने भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली थी। रवनीत सन 2008 में ओवरसीज कार्ड पर अपनी दादी के पास जालंधर रहने आई। जालंधर से वो सन 2012 में जयपुर आ गई और एक यूनिवर्सिटी से उसने 3 साल के बीबीए कोर्स में एडमिशन ले लिया। उसी यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे कोटा निवासी रोहित से उसकी दोस्ती हो गई। रवनीत कौर को बीबीए की पढ़ाई रास नहीं आई तो उसने 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच रवनीत बीच बीच में अपने माता पिता के पास हांगकांग भी जाती रही। सन 2013 के अंत में उसके माता पिता ने कनाडा के एक एनआरआई बिजनेसमैन से उसकी शादी तय कर दी। रवनीत भी उससे शादी करने को तैयार थी। इसका कारण ये था कि उस समय तक रवनीत की कोटा के रहने वाले रोहित से केवल दोस्ती थी। दोस्ती इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि वो उससे शादी के बारे में सोचती। उसने माता पिता से कहा कि शादी में वो जयपुर का लहंगा पहनेगी और वहीं से शादी के अन्य कपड़े और ज्वेलरी लेकर आएगी।
माता पिता ने उसे जयपुर से लहंगा और अन्य सामान लाने के लिए 8 लाख रुपए दे दिए। जयपुर आकर रवनीत के 8 लाख रुपए खर्च हो गए। माता पिता से शादी के सामान के लिए लाए गए पैसे खर्च हो गए तो रवनीत परेशान हो उठी। इस बीच उसकी शादी भी टूट गई और वो जयपुर में ही नौकरी की तलाश करने लगी। तभी वो इस गिरोह के संपर्क में आई। ये सन 2014 की बात है। गिरोह के इशारे पर रवनीत ने 6-7 लोगों को अपनी सुंदरता के जाल में फांसकर करोड़ों की वसूली की थी। सबसे पहले उसने एक बिल्डर को अपने हुस्न का जलवा दिखाकर उससे एक गोल्फ क्लब में मीटिंग तय की। फ्लैट का सौदा करने के समय दोनों में ही दोस्ती हो गई तो जल्द ही दोनों में अनैतिक संबंध भी बन गए। बिल्डर के खिलाफ वकील ने इस्तगासा पेश करने की धमकी दी तो मीडिया कर्मी ने खबर चलाने की धमकी दी। गिरोह के इशारे पर रवनीत ने उससे 1 करोड़ रुपए मांगे। अंत में उससे 35 लाख रुपए वसूले गए। इसके बाद रवनीत को मोहरा बनाकर गिरोह ने एक बिल्डर से 50 लाख, एक एक्सपोर्टर से 23 लाख, एक डॉक्टर से 1 करोड़ 5 लाख, प्रॉपर्टी व्यापारी से 80 लाख और रिसोर्ट मालिक के बेटे से 45 लाख रुपए वसूले थे। ब्लैकमेलिंग से मोटी रकम मिली तो रवनीत ने हांगकांग जाकर अपने माता पिता को उनसे लिए 8 लाख रुपए लौटा दिए। उसने अपने घर वालों को बताया कि वो जयपुर में नौकरी करती है। उसने उसे कोटा के अपने प्रेमी के बारे में भी बता दिया था। उसी बीच रवनीत कौर का गिरोह के लोगों से पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इसकी वजह ये थी कि गिरोह के सदस्य शिकार से तो मोटी रकम ऐंठते थे लेकिन रवनीत को काफी कम पैसे देते थे। इसी बात को लेकर दिसंबर 2015 के आखिर में रवनीत ने गिरोह छोड़ दिया था। इसके बाद रवनीत ने सन 2016 के शुरू में कोटा निवासी अपने प्रेमी रोहित से शादी कर ली। शादी के बाद वो कोटा चली गई जहां वो महावीर नगर में ससुराल वालों के साथ रहने लगी। बाद में उसने कोटा की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली थी। उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर उसने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करीब 4 महीने ही नौकरी की थी कि एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। रवनीत की गिरफ्तारी तक उसकी ससुराल वालों को उसके कारनामों का पता नहीं था। एसओजी ने उसे अदालत में पेश कर सबूत जुटाने के लिए रिमांड पर लिया। उसकी हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूने लिए ताकि उसका शिकार बने लोगों को लिखित में दिए गए स्टाम्प पेपरों की लिखावट से मिलान किया जा सके। स्टाम्प पर रवनीत कौर अपने हाथों से लिखकर हस्ताक्षर करती थी। स्टाम्प पर लिखे समझौतों और हस्ताक्षरों की मिलान के लिए अदालत में रवनीत कौर से लिखवाकर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद इन्हें जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया था। जयपुर में इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने वाले नए नए गिरोह सामने आ रहे हैं। एक अन्य गिरोह में तो एक सरकारी वकील के साथ कई लड़कियां शामिल थी। उन्होंने स्पा मसाज सेंटर के नाम पर रईसों से मोटी रकम ऐंठी। एसओजी ने इस गिरोह की 2 लड़कियों वंदना भट्ट और पूनम कंवर को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इन्होंने 1 साल में 6 रईसों से 60 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। ये लड़कियां रईसों को मसाज पार्लर में बुलाकर फंसाती थी। अनैतिक संबंध बनने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराकर वकील और उसके साथी उस रईस को फोन कर धमकाते थे और समझौता कराने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए ऐंठ लेते थे। सौदा होने के बाद ये लोग पीड़ित को स्टाम्प पर समझौता लिखकर देते थे। एसओजी की जांच में सामने आया है कि हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह ने 2.5 साल में करीब 45 लोगों से 20 करोड़ रुपए वसूले हैं। इनमें गिरोह के सरगना एक वकील और कुख्यात अपराधी आनंद पाल के साथी आनंद सांडिल्य के हिस्से में 2-2 करोड़ रुपए आए हैं। रवनीत कौर के हिस्से में 1.5 करोड़ रुपए आए थे। बाकी रकम अन्य सदस्यों में बांट दी गई थी। गिरोह के सरगना वकील ने 8 वारदातों के बाद आनंद सांडिल्य को अलग कर दिया था। इसका कारण ये था कि आनंद ब्लैकमेलिंग की राशि लाता था तो उसमें से 15-20 लाख रुपए पहले ही खुद रख लेता था। इसके बाद लाई गई रकम में से भी हिस्सा लेता था। इस बात का पता गिरोह के दूसरे सदस्य वकील को चल गया था। इस हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गिरोह में 4 वकील, 2 फर्जी पत्रकार, 1 एनआरआई युवती सहित करीब 30 लोग शामिल थे। गिरोह के सरगना वकील को एसओजी ने 9 फरवरी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया था। वहां भी उसके साथ एक युवती थी। उस युवती के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस ने रवनीत कौर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।